मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान नित्यानंद राय जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, श्री अरविंद कुमार जी, एनडीआरएफ के महानिदेशक श्रीमान अतुल करवाल जी, सदस्य सचिव एनडीएमए कमल किशोर जी, श्रीमती उमा देवी जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण और सभी सहभागी। सबसे पहले तो मैं एनडीआरएफ के महानिदेशक और उनकी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक कैपेसिटी बिल्डिंग के वार्षिक सम्मेलन को फिर से गति देने का आज प्रयास किया है। 19 के बाद कोरोना के कारण क्षमता निर्माण पर यह सम्मेलन पहली बार आयोजित किया जा रहा है और मैं मानता हूं कि सिर्फ साधनों से या रिसर्च पेपर से आपदा मोचन का काम हो जाएगा, ऐसी किसी की अगर मान्यता है तो वो ठीक नहीं है। ये काम को नीचे तक जिन्होंने पहुंचाना है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियों ने मिलकर साथ में काम करना है, एक दूसरे की भूमिका के लिए स्पष्टता और एक दूसरे की भूमिका को अगर कहीं गैप आता है तो वो गैप को भरने की स्वयं स्फूर्त सिद्धता हासिल करे बगैर आपदा मोचन का काम नीचे तक ढंग से नहीं हो सकता है। और इस प्रकार की एक्सरसाइज से ही राज्यों के साथ, जिलों के साथ और नीचे गांव तक एक आपसी समन्वय का निर्माण होता है और अंततोगतो वो आपसी समन्वय ही आपदा से लोगों के जान माल को बचाने के लिए कारणभूत बनता है। तकनीक और विज्ञान के कारण आज सूचनाएं वेल इन एडवांस हमें मिल जाती है, बहुत समय पहले सूचनाएं मिली। अब ऐसी स्थिति नहीं है कि अचानक आकर इवन बिजली भी गांव पर गिर सकती है। हमें बहुत समय के पहले सूचनाएं मिलती, मगर सूचनाओं का सटीक परकोलेशन और जिस प्रकार की आपदा आने वाली है वो आपदा की दृष्टि से जहां आपदा आने वाली है वो क्षेत्र को सजग करना, उनको बचाने की कार्यवाही करना, सबसे पहले जान बचाना, उसके बाद में संपत्ति का भी नुकसान कम करना, ये सारी चीजों में प्रोफेशनल महारत जब तक हासिल नहीं होती, इसके बीच में आने वाली 5-6 से ज्यादा एजेंसियों के बीच में समन्वय का प्रोटोकॉल और इसका प्रैक्टिकल अनुभव दोनों प्राप्त नहीं होता, मैं नहीं मानता कि आपदा मोचन का काम सफल हो सकता है। मित्रों, सबसे पहले मैं आज इस मंच से गृह विभाग के मंत्री के नाते एनडीआरएफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। शायद ही किसी संस्था ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने अपने जन्म से इतने कम कालखंड के अंदर देश, इतने विशाल देश और 130 करोड़ की जनसंख्या के अंदर अपने काम के प्रति श्रद्धा की निर्मित की। मैं आज बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश में कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में, कहीं किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में किसी भी प्रकार की आपदा आती है, जब उनको मालूम पड़ता है एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ आ गया है, इनकी आधी चिंता और टेंशन समाप्त हो जाता है। ये श्रद्धा की निर्मिति
सरकारी परिपत्रों से नहीं हो सकती, कर्तृत्व से हो सकती है। और अनेक घटनाओं के अंदर एनडीआरएफ ने मौके पर इसको जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया है और लोगों की जान माल की रक्षा की है, इसी के कारण इस श्रद्धा की निर्मित हुई है। और दुनिया भर के आपदा मोचन के क्षेत्र के अंदर, आपदा प्रतिक्रिया के क्षेत्र के अंदर काम करने वाली संस्थाओं में भी एनडीआरएफ ने अपना एक सिक्का जमाया है, अपनी एक स्थान को निश्चित किया है। ये देश के लिए भी गौरव की बात है। कई बार पड़ोस के देशों में जाकर भी, दुनिया के दूर दराज के देशों में जाकर भी एनडीआरएफ ने मानवता की दृष्टि से उनका मदद का काम किया है और भारत का संदेश विश्व के अंदर पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आपदा के साथ जूझ रहे एनडीआरएफ का इस काम का महत्व इसलिए है कि उनके पास कोई स्थायी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, चर्निंग टाइप का ह्यूमन रिसोर्स है और इसके पास से काम लेना ये बहुत बड़ी बात है। वैसे भारत में विगत 2000 से लेकर 2022 तक का समय आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के लिए स्वर्णिम काल माना जाएगा। एक कम अंतराल, 20 साल के कम अंतराल के अंदर भारत ने ढेर सारी यात्रा, बहुत लंबी यात्रा समाप्त कर एक यशस्वी मकाम पर हम पहुंचे। हम आपदा प्रबंधन की बात करते हैं तब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपदा प्रबंधन हमारे देश में कोई नई बात नहीं। हम सब ने भगीरथ का नाम सुना है। भगीरथ ने गंगा को जमीन पर उतारा, ऐसा कहते हैं। पुराणों में इसके जो उल्लेख होंगे, मगर आज उत्तराखंड की पहाड़ियों से गंगा को बंगाल के सागर तक जाते हुए देखते हैं, तब मालूम होता है किसी ने साइंटिफिक तरीके से सोचकर ये रास्ता बनाया है और बाढ़ प्रबंधन का बहुत बढ़िया काम कर जल प्रबंधन को भी मजबूती से करा है। और इसीलिए इतने हजारों साल के बाद कोई व्यक्ति बहुत अच्छा प्रयास करता है, साइंटिफिक तरीके से प्रयास करता है, मेहनत से प्रयास करता है और पूर्ण परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, तो वो प्रयास को भगीरथ प्रयास कहने का हमारे यहाँ आज भी परंपरा है। 90 के दशक के पहले हमारे यहाँ ऐसी कोई साइंटिफिक व्यवस्था नहीं। आपदा के समय सबसे पहले उसके रखरखाव का और कैश डोल बांटने का ही विचार आता था। आपदा से जान माल की सुरक्षा का कंसेप्ट ही नहीं था। और मैं फिर से एक बार कहता हूं, एनडीआरएफ के भगीरथ प्रयासों के कारण आज हम 20 साल के कम अंतराल के अंदर ये बहुत बड़ा यात्रा पार कर सके। 2001 का गुजरात का भूकंप मैंने देखा है, हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे। 1999 के उड़ीसा के सुपर साइक्लोन को हम सब ने देखा है, 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और आज हम उस मकाम के ऊपर खड़े हैं कि कितने भी साइक्लोन आ जाए, मौत को हमने 1% से भी कम जान गंवाकर साइक्लोनों को फेस किया है। अभी देखा है, कोरोना काल में भी पश्चिम और पूर्वी दोनों तट पर साइक्लोन आए, मगर जानहानि बहुत हुई। इसका कारण आपदा प्रबंधन में हमने बहुत बड़ी यात्रा को तय किया है। सभी मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीएमए, सभी मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में एसडीएमए और एक समग्र एकीकृत दृष्टिकोण के साथ आपदा प्रबंधन को विश्वास के साथ केंद्र और राज्य सरकारों ने जमीन पर उतारा है। मैंने जैसे पहले कहा, हमारा दृष्टिकोण 90 से पहले राहत केंद्रित दृष्टिकोण था। इसमें जान माल बचाने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी, ना योजना का हिस्सा था। अब अर्ली वार्निंग, सक्रिय निवारण, शमन
और पूर्व तैयारी आधारित जान माल को बचाने का एक वैज्ञानिक कार्यक्रम, इसके आधार पर हमने ढेर सारा काम किया है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज विश्व के आपदा मोचन के क्षेत्र में हम लगभग विश्व की बरोबरी में और कई क्षेत्रों में तो हम विश्व से आगे भी खड़े हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। 2016 में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीएमपी शुरू किया और ये देश में तैयार की गई पहली राष्ट्रीय योजना है और सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क 2015 से 30 के सभी मानकों को वो मैच कर चलती है। पहली बार सरकार की सभी एजेंसियां, विभाग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एकीकरण के लिए एक योजना बनाई गई और इसका परिणाम अब हमारे सामने है। योजना में पंचायत, शहरी, स्थानीय निकाय के स्तर तक सरकार के अलग अलग विभागों को कलेक्टर को नोडल एजेंसी बनाकर जोड़ा गया है। 2016 की योजना में 11 आपदाओं का समावेश किया था और 2019 में एनडीएमपी में 17 आपदाओं का समावेश किया गया है। ये बताता है कि हम निरंतर हर प्रकार की आपदाओं पर काम कर रहे हैं और इसके कारण आपदाओं से होने वाली मृत्यु की संख्या में हम बहुत कमी लाए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ढेर सारे इनिशिएटिव केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए, राज्य सरकारों ने भी उसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है। अब तक 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने एसडीआरएफ का गठन बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है और एसडीआरएफ के गठन के समय ही एनडीआरएफ उसके प्रशिक्षण के साथ जुड़ता है। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पंचायत स्तर प्रबंधन के क्षेत्र में एक वाक्यता लाने में इतने बड़े देश में, इतने सारे राज्यों से बने देश में हमें सफलता मिली है। फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करते हुए हमने इस सफलता को अर्जित किया है। अब तक लगभग 21,000 से ज्यादा एसडीआरएफ कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा सका है। मित्रों, अब तक 32 गाइडलाइनें बनाई गई हैं, जिसमें से 8 गाइडलाइन पिछले 2.5 वर्ष में बनाई गई। शीतलहर, भूकंप से सुरक्षा, छत को ठंडा करने के लिए हाउस ओनर्स गाइडलाइन, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, हीट वेव गाइडलाइन, भूस्खलन के जोखिम, विकलांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय, ये 8 गाइडलाइनों को 2 साल के अंदर हमने बनाकर देश के राज्यों के सामने भेजने का काम किया है। और मित्रों, ये काम को गति देने के लिए, सम्मान देने के लिए, इसको एक्नॉलेज करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी शुरू किया है। आजादी के बाद पहली बार आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का अनुमोदन, इस प्रकार का एक्नॉलेजमेंट मिला है और प्रथम पुरस्कार इसी 23 जनवरी को एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन को एज ए इंस्टीट्यूशन दिया गया। मित्रों, ये पुरस्कार देखने में बड़ी छोटी चीज है, मगर पुरस्कार प्राप्त करने की स्पर्धा, पुरस्कार प्राप्त करने की आकांक्षा, ये उत्कृष्टता की ओर ले जाती है और ये आकांक्षा गौरव भी प्रदान करती है। आज मैं निश्चित रूप से मानता हूं 8वीं बटालियन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती होगी कि हम सभी बटालियनों में हमें अकेले को ये सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार मिला है और मैं आज 8वीं बटालियन को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं। पहले से तैनाती की नीति के तहत जो एडवांस में सूचनाएं मिलती है, इसमें बल की सक्रिय उपलब्धता को राज्यों ने भी सुनिश्चित करने के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कोई भी राज्य हो, जहां भी सूचना गई, जहां भी अलर्ट गया, पहले से तैनाती का जो सिद्धांत है
उसको राज्यों ने जमीन पर उतारने के लिए काम किया है और एनडीआरएफ की 12 बटालियन हमेशा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एसडीआरएफ के साथ खड़ी रहती है। इसको और नीचे ले जाने के लिए आपदा मित्र स्कीम को 350 जिलों में हमने लागू करने का काम किया है, जिसका लक्ष्य 1 लाख से ज्यादा युवा वॉलंटियर्स तैयार करना है। कोई गांव ऐसा न छूट जाए जहां युवाओं की एक टुकड़ी इससे प्रशिक्षित न हो। कोई शहर का वार्ड ऐसा न छूट जाए जहां पर युवाओं की एक टुकड़ी आपदा निवारण की सभी विधाओं से प्रशिक्षित न हो। उनको जो काम करना है वो सीमित करना है, मगर अफवाह न फैले। समय पर लोगों को जोखिम वाले क्षेत्र से बाहर निकालना, कुछ इसी प्राथमिक तरह की सूचनाएं देना और वैक्यूम खड़ा होता है तो एसडीआरएफ की जगह काम भी करना, ये सारी चीजों को उनके ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया है। बहुत सारे ऐप भी बनाए गए हैं। मौसम ऐप हो, चक्रवात, भारी वर्षा, गर्मी, शीतलहर, इस प्रकार की सभी चीजों के लिए अवेलेबल है। मेघदूत किसानों द्वारा मौसम आधारित कृषि प्रबंधन के लिए बनाया गया है। दामिनी बिजली चेतावनी के लिए बनाया गया है। मैं आज यहाँ पर एनडीआरएफ के महानिदेशक को जरूर कहना चाहूंगा कि ये ऐप्स को नीचे पहुंचाने के लिए एक तंत्र निश्चित बनाना चाहिए। जो अलर्ट आता है वो बड़ा सटीक होता है, समय से पहले भी मिलता है। अगर उसको कलेक्टर तक पहुंचे और कलेक्टर से गांव तक नहीं पहुंचता है तो अलर्ट का बहुत कम उपयोग हो सकता है। बड़ी बड़ी आपदाओं में तो बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं, मगर बिजली गिरने जैसी आपदाएं हैं, उसमें समय थोड़ा कम रहता है। तो हमारे तंत्र को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा और कम समय में जहां पर बिजली गिरने वाली है वो गांव तक, वो क्षेत्र तक हमारा अलर्ट पहुंचे, इसका एक तंत्र खड़े करने के लिए भी एनडीआरएफ ने काम करना चाहिए। क्राउड सोर्सिंग मौसम की जानकारी के लिए भी एक ऐप बनाया गया है। इस सारे ऐप को नीचे तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा काम करने की अभी जरूरत है। मित्रों, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल हमने जो लागू किया है इसका भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में नेसेक द्वारा फ्लड मैनेजमेंट, सड़क अलाइनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में पानी के प्रवाह को देखकर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाए और पानी के प्रवाह को इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से रोका न जाए, ये कर भी बाढ़ का बहुत अच्छा मैपिंग किया गया है। सड़क निर्माण के सभी कार्यक्रमों में फ्लड मैपिंग को अब हिस्सा बनाया जाता है, इसका मुझे बहुत आनंद है। आज मैं ये 2 दिन तक जो यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्यक्रम चलने वाला है, ये कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं श्री अतुल करवाल जी को इतना जरूर कहूंगा कि कंसेप्ट को, ये विधा को और ये सभी अलर्ट जो मिल रहे हैं इसे नीचे तक पहुंचाने के लिए एनसीसी, एनएसएस, होमगार्ड, ये सभी संगठनों को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। कुछ महिला स्वसहाय जुट जो जागरूक है उसको भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा और विशेषकर गांव की पंचायत को जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए सारा साहित्य स्थानीय भाषाओं में भी बनाना पड़ेगा। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी स्थानीय भाषाओं में बनाने पड़ेंगे और स्थानीय भाषाओं से तैयार किए हुए ट्रेनर इनकी ट्रेनिंग कर उनको तैयार कर वो ही अपने राज्य में ट्रेनिंग करे, इसका भी एक तंत्र हमें बनाना पड़ेगा। एनसीसी, एनएसएस, होमगार्ड, इस सबको जब तक नहीं जोड़ते हैं हमें स्वयंसेवकों की उपलब्धता नहीं होती। और ये सारी योजना की सफलता इसी में है कि किसी भी देश के छोटे से छोटे हिस्से पर आपदा आए, उस वक्त हमारा ट्रेन किया हुआ व्यक्ति वहां उपलब्ध हो, हमारा ट्रेन किया हुआ व्यक्ति खुद ही एनडीआरएफ का काम करे और एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो करनी है जब तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ पहुंचे तब तक वो करे। मैं मानता हूं कि कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर इस पर भी बहुत वजन देने की जरूरत है। मित्रों, मैं फिर से एक बार आज जो 2 दिन का कार्यक्रम हुआ है
शुरू हुआ है, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये कार्यक्रम के अंदर अब कभी इतना बड़ा अंतराल ना आए, इसका भी गृह विभाग भी ध्यान रखेगा, एनडीआरएफ भी ध्यान रखेगा। इससे मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। मेरी फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम।